हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 गुणे 7 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7 5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 तरीके 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7 गुना के 14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स लेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 70 रुपीज। कितना, 70 रुपीज, ठीक है। और आपको बायो लेना है तो बायो के लिए आपको 60 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ का 50 रुपीज है। इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश का भी 50 रुपीज है, ठीक है। तो इनका 50 60 रुपीज हम, मतलब अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ लेंगे ना तो आपको सही पड़ेगा, अगर अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। एक ही साथ ले लीजिए 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। 4 सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ले लीजिए। चारों सब्जेक्ट का आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, जेके सर लिखिए, जेके सर लिखिए या एमके सर ये स्टडी लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई चैनल मेरा है, दोनों चैनल एमके सर लिखिए चाहे जेके सर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोग पीडीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरा हल कर लेते हैं ना आप, 3 साल के, 2 साल के या 4 साल के पीडीएफ हल कर लेते हैं तो आपका 90% या 85% लाने में कोई नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो आज और आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग देख कर आए हैं कि आपको कैसे मतलब पीडीएफ परचेज करना है, कैसे पीडीएफ को खरीदना है, ठीक है। तो सभी प्रोसेस हम बता दिए कैसे कैसे आपको खरीदना है। अगर आपको खरीदना है तो आप लोग 746, देखिए ये आपको नंबर दिख रहा है ना, 747460012763, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, परचेज खरीद लेंगे आप लोग, ठीक है। पूरा 2020 से लगाए 2025 तक का सारा सोल्यूशन रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये देखिए आपका है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कौन सा कोड है, 348 KI। ये जो कोड है KI ये सेकेंड पेपर का है, ठीक है। तो फर्स्ट सेट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेट का हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ पर KH है, ठीक है। इसका कोड क्या है, KH है। जीव विज्ञान 12th अनसॉल्व्ड सेट 1 2025 का है। कोड नंबर है 348 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मिस्टेक हो गया है, 348 KH, ठीक है। 348 क्या है, KH है, बायोलॉजी, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है टी, ये एक है कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, अलील जोड़ा है। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है इसका अलील जोड़ा क्या होता है, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी विषम युग्मजीव लंबा। जैसे कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा, ठीक है। कैपिटल का
कैपिटल का मतलब क्या होता है बड़ा, तो कैपिटल टी का मतलब लंबा, ठीक है। स्मॉल टी का मतलब होता है बौना, ठीक है। स्मॉल टी मतलब छोटा, तो छोटा का मतलब यहाँ पर बौना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसका अलिफ जो जोड़ा होगा वो क्या होगा, ये देखिए समयुग्मजी लंबा, नहीं समयुग्मजी लंबा कब होता, जब ये दोनों कैपिटल टी होते तब ये समयुग्मजी लंबा होता है, ठीक है। विषम युग्मजी लंबा है, विषम युग्मजी लंबा इसलिए है, यहाँ पर विषम युग्मजी लंबा बौना क्यों नहीं है पता है, यहाँ पर जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, यानी कि कैपिटल टी है तो इसकी कैपिटल टी की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी लंबा, लंबा किस लिए, ये कैपिटल टी के लिए लंबा लगाया जा रहा है। अगर दोनों टी स्मॉल टी रहते, दोनों स्मॉल टी रहते तो ये वाला होता है समयुग्मजी बौना होता। विषम युग्मजी बौना कब होता, जब ये स्मॉल टी इधर होता है कैपिटल टी, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, कैपिटल टी इधर ही रहेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या है, सही जवाब है विषम युग्मजी लंबा। प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1 का ख है, देखिए बीटी कपास किसे निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है बीटी कपास, तो आपका जो बीटी कपास होता है वो आपका होता है जीवाणुओं से निर्मित होता है, किससे, जीवाणुओं से निर्मित होता है, कौन, बीटी कपास। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ग है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, तो ये देखिए क्या है, चूहा है, गिलहरी है, छिपकली है, टिड्डा है। तो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, छिपकली है। छिपकली क्या करती है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना, कौन कौन होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो देखते हैं छिपकली क्या करती है, उजाले में जाती है बल्ब के पास, तो वहां पर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, फितंगे होते हैं, उनको क्या करती है, छिपकली खा जाती है। तो ये क्या है आपका द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आपका आता है कि जैसे कोई है जो पेड़ पौधों खा रहा है, पत्तों खा रहा है, ठीक ना, तो उस प्रकार से जीवित है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और ये आपका छिपकली क्या है, ये जीव को खाता है, ये मांसाहारी, इसलिए क्या है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है, कौन जैव विविधता की क्षति का, अतिदोहन ये भी जैव विविधता की क्षति कारण है, सविलुप्तता ये भी है, आवासीय क्षति ये भी है, और वनीकरण, अगर हम लोग वनीकरण करते हैं तो ये क्षति नहीं होगी, ठीक है। जैव विविधता की क्षति नहीं होगी अगर हम लोग वन लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तब। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईवीएफ संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है किसका, आईवीएफ का। तो देखिए आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर देखिए आईवी लिख दिए हम लोग, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इन रहता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है आईवीएफ का, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए, औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, पहला क्या है, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण है, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल या अपशिष्ट का अम्लीय या क्षारीय स्तर, और छठा है हैवी मेटल्स, जैसे लेड है, मरकरी, आर्सेनिक है आदि। अगर आप लोग इन सभी को लिखना है तो लिख सकते हैं, अन्यथा एक लिख देंगे लाइकेन, ठीक ना। तो औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए, तो एक आप लिख सकते हैं लाइकेन, सिर्फ लाइकेन लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले ग वाले पर। प्रश्न नंबर आपका ग है, कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। ग कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड एक जैविक यौगिक होता है जो एक नाइट्रोजनी क्षार और एक शर्करा अणु से मिलकर बना होता है। जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है क्या होता है, एक जैविक यौगिक होता है। ये क्या होता है, एक यौगिक होता है जो किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर, और किससे, शर्करा यानी कि चीनी से, शुगर से मिलकर बना, और वो से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एकदम एक नंबर का क्वेश्चन, तो एक ही नंबर की तरह आंसर भी रहेगा।
अगर ये 3 नंबर का रहता, 5 नंबर का रहता, तो उसी प्रकार से इसका आंसर भी दिया जाता। ठीक है, ताकि ये 1 नंबर का है तो 1 ही नंबर की तरह आपको आंसर देना है। अब देखिए दूसरा घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो देखिए आप 10% का रूल पढ़े होंगे, अगर 10% का नियम जानते हैं तो आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाहित, कितने कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो आप लोग देखिए 10% का अगर नियम पढ़ते हैं तो अगर कोई कोई पक्षी है या फिर पक्षी नहीं, कोई मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता है, अगर वह पौधों को खा रहा है तो पौधों को खाने के बाद उसको जो एनर्जी मिलेगी, अगर कोई उसको मांसाहारी खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, तो उसको अगर उस जीव को खाने के बाद उसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। ठीक है, 90% क्या हो जाएगा, उसके शरीर में रह जाएगा, और जो खाएगा उसको 10% उसका मिलेगा, यानी कि 100% का 10% मिलता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो एक रंग अंधता बोलते हैं इसको, रंग अंधता बोलिए चाहे वर्णांधता बोलिए। ठीक है, रंग अंधता या फिर वर्णांधता। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ये मतलब जिसको हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, फिर उसके बच्चे को होता है, फिर उसके बच्चे से उसके बच्चे को होता है, उसके बच्चे से, ये कम से कम मुझे लगता नहीं, ये मैं जानता हूं कि ये 7 पीढ़ी तक चलता है, तब जाकर ये खत्म होता है। 7 पीढ़ी तक चलेगा, ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। वर्णांधता होता है जिसमें क्या होता है कि हरा रंग और लाल रंग में फर्क नहीं पता कर पाते, कौन हरा है कौन लाल है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ह्यूमस क्या होता है, देखिए ह्यूमस मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों का अपघटित रूप है जो पौधों और जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व, सूक्ष्मजीव और कार्बनिक यौगिक होते हैं। ह्यूमस मिट्टी की जल धारण क्षमता, ह्यूमस जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है और इसकी संरचना को सुधारता है। तो ये आपका होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों को अपघटित रूप है। जो ह्यूमस है ये क्या है, मिट्टी में जो उपस्थित जो जैविक पदार्थ होते हैं उसी में एक उपस्थित होता है, ये अपघटित रूप होता है जो पौधों और जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये मिट्टी क्या बनाता है, उपजाऊ, यानी कि मतलब इसमें फसल पैदा हो सके ऐसा बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर ख है, कह रहा है कि चर घातांकी वृद्धि का वर्णन कीजिए। चर घातांकी वृद्धि का वर्णन करना है, तो यहाँ पर देखिए चर घातांकी एक्सपोनेंशियल्स, ठीक ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, चर घातांकी ही होता है। वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव या जनसंख्या की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है कि जो चर घातांकी है इसमें किसी जीव की जनसंख्या क्या होती है, इसमें निरंतर बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, और वृद्धि की दर समय के साथ तेज होती जाती है। इसे हम लोग जे आकार का वक्र भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जे आकार का वक्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, प्रश्न नंबर आपका है ग, 3 का ग है, एंटीटॉक्सिन क्या है। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, देखिए एंटीटॉक्सिन एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है। ठीक ना, एंटीबॉडी कह सकते हैं, प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन एक क्या है, प्रतिरक्षी है जो विषाणुओं या जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों टॉक्सिन को निष्क्रिय करता है। यानी कि अगर कोई जीवाणु या कोई विषाणु है अगर हमारे शरीर में सक्रिय हो गया है तो हम लोग जब एंटीटॉक्सिन लेते हैं तो वो एंटीटॉक्सिन क्या करता है, हमारे अंदर के जो जीवाणु और विषाणु जो उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक ना, जो सक्रिय है उसको क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, यानी कि मारने का कार्य करता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ है, कह रहा है कि मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मादा मधुप होते हैं, जो मधुमक्खी होती है मादा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए
गुणसूत्रों की संख्या मादा मधुमक्खी जो श्रमिक होते हैं और जो रानी होती है, मादा मधुमक्खी जो रानी या श्रमिक है, इसमें क्या होता है 32 द्विगुणित यानी कि 2n कह सकते हैं, 2n गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, रानी में कितना गुणसूत्र होता है 2n, या कह सकते हैं 32 द्विगुणित होती है और 2n क्या होता है गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण प्रणाली हैप्लो हैप्लोडिप्लाइडी अगुणित द्विगुणित प्रणाली भी कहलाती है। जो इसमें लिंग निर्धारण करने वाली प्रणाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लाइड या फिर अगुणित द्विगुणित प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, तो यही पूछा है इसमें कि मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं, तो लिंग निर्धारण प्रणाली को हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लाइडी या फिर अगुणित द्विगुणित प्रणाली भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। ठीक है, और ये द्विगुणित 2n भी इसको कहते हैं 32 को। आगे देखिए यहाँ पर आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। आनुवंशिक कूट की क्या लिखना है, 2 विशेषताएं लिखना है। तो पहला सार्वभौमिकता, लगभग सभी जीवों में एक ही कोडन या कोडान कहिए यहाँ पर, कोडान समान अमीनो अम्ल को कोड करता है। जो होता है ना कि मतलब एक कोडान होता है जो लगभग सभी जीवों में एक ही समान जो अमीनो अम्ल होता है उसको क्या करता है कोड करता है, या फिर एक ही समान अमीनो अम्ल प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप लोग AUG ले सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथियोनिन। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, मेथियोनिन बोलते हैं। किसको, AUG मेथियोनिन। ठीक है, दूसरा इसमें है कि अपव्ययी। अपव्ययी क्या है, डीजनरेट। ठीक है, एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ल्यूसिन के लिए 6 कोडान। जो ल्यूसिन एक कोई हो, मुझे पता नहीं है, कोई जीव होगा ल्यूसिन, उसके लिए क्या है 6 कोडान है। एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडान हो सकते हैं। जैसे कि अमीनो अम्ल के लिए क्या होता है कि इसमें कई मतलब किसी में 1 या 2 कोडान होंगे, लेकिन इसमें क्या है 1 से अधिक कोडान हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ल्यूसी के लिए 6 कोडान बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का क है, कह रहा है कि प्राकेंद्रिकियों में आरएनए के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। तो आरएनए के सभी प्रकारों के नाम इस प्रकार है। देखिए प्राकेंद्रिकियों में निम्नलिखित आरएनए प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से, दूध आरएनए। दूध आरएनए को क्या बोलते हैं, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको, इसलिए इसका नाम दूध आरएनए रखा गया है कि ये मैसेंजर मैसेज पहुंचाता है, दूध का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन की सूचना ले जाता है। ठीक ना, ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन की सूचना ले जाता है। उसके बाद दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, इसको बोलते हैं rRNA। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं rRNA, जो राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है, जो क्या होता है राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। आप लोग वीडियो बने रहे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरी पॉइंट यहाँ पर है स्थानांतरण आरएनए, यानी कि इसको बोलते हैं tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अमीनो अम्लों को क्या करता है राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है ये आरएनए को, ये क्या करता है अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। चौथा इसमें लघु नाभिकीय आरएनए, जिसको SNRNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कुछ प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो लघु नाभिकीय आरएनए होता है ये क्या करता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 का क हो गया। प्रश्न नंबर 4 का ख देख लीजिए, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखिए दोहरा निषेचन यह आवृत्तिविजी पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें 2 शुक्राणु यानी कि परागकण जिसे कहते हैं, ठीक ना, 2 परागकण भाग लेते हैं। एक जो परागकण होता है या शुक्राणु, यहाँ पर आप लोग परागकण लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला है एक परागकण या शुक्राणु कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पौधा है तो यहाँ पर परागकण रहेगा। ठीक है, तो एक परागकण अंड कोशिका
से मिलकर युग्मनज जाइगोट 2n बनाता है, ठीक ना। क्या बनाता है, ये जो आपका परागण होता है वो क्या करता है, अंड कोशिका से मिलकर वो क्या करता है, ईजीजी से मिलकर युग्मनज जाइगोट 2n बनाता है। युग्मनज क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। और दूसरी पॉइंट है, दूसरा जो परागकण होता है वो द्वितीय केंद्रक 2n से मिल करके ट्रिप्लाइड भ्रूण पोष बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म 3, ठीक है, एंडोस्पर्म 3n बोलते हैं। महत्व इसका देख लीजिए, इसका महत्व भी पूछा है। महत्व है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह प्रक्रिया आवृत बीजियों की विशेषता है और उनकी उन्नत प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। उसकी क्या होती है, उन्नत जो होती है प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 4 का ग, कैनाबिनाइड्स क्या है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए कैनाबिनाइड्स कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। जो ये कैनाबिनाइड्स है कहाँ से प्राप्त होता है, कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। जैसे भांग गांजा भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भांग भी कहते हैं, गांजा भी कहते हैं। इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त करते हैं, पौधे का नाम होता है, ठीक है। चिकित्सीय उपयोग देखिए, दर्द निवारक कैंसर, गठिया में, मिर्गी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार में, मनोरंजक दवा में से नशीला पदार्थ, ये क्या होता है, इस दवा से क्या होता है, इसमें नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। तो नशीला प्रभाव भी इसका होगा। पारिस्थितिक महत्व, तंतु फाइबर उद्योग में उपयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, जो फाइबर उद्योग होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कैनाबिनाइड्स का, ठीक है। कैनाबिनाइड्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, पारिस्थितिक महत्व है, किसमें किया जाता है, पारिस्थितिक महत्व में, तंतु उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ, बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। बेकर ईस्ट क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, देखिए सचरोमेसिस सेरेबिसियस, ठीक ना, सेरेबिसीय। विशेषताएं क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो फंजाई होता है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। इसकी विशेषता है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और ये अलैंगिक प्रजनन। उपयोग इसका क्या होता है, ब्रेड में, बियर, वाइन बनाने में, ठीक ना, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, वाइन बनाने में, किण्वन करने में इसका उपयोग होता है। आनुवंशिक शोध में मॉडल जीव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बियर जब बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और वाइन बनाते हैं, तो उसको जब इसको किण्वित किया जाता है, जब उसमें फफूंद लगनी शुरू होती है, किण्वित किया जाता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 का क, देखिए क्या कर रहा है, ART का पूर्ण रूप लिखिए, इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। इसका देखिए ART का पूरा नाम लिखना है, ठीक है, पूरा नाम लिखना है और इसका जो मानव जीवन में महत्व है उसको बताना है। तो देखिए ART का पूरा नाम है एंटी रेट्रोवायरल, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। किसको, ART को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। और इसका महत्व देखिए, यह HIV या फिर कह सकते हैं एड्स, ठीक ना, HIV जो होता है और जो एड्स होता है, ठीक है, HIV एड्स के उपचार में प्रयुक्त होती है। जो ये होता है, ये एक प्रकार की दवा, मान लीजिए एंटी, देखिए यहाँ पर लिखा है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, एक प्रकार की थेरेपी है, ठीक ना। इस थेरेपी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, HIV है या फिर एड्स है तो उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वायरल लोड को कम करके रोगी के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। ये क्या करता है, जो वायरल लोड होता है, इसमें जो वायरस होते हैं उनको क्या करता है, कम करके इनके जो प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, मजबूत बनाती है, ठीक है।
उसके बाद अगली पॉइंट लिखेंगे रोग की प्रगति को धीमा कर जीवन काल बढ़ाती है। इसमें क्या होता है, आपकी जीवन काल धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो उसी को क्या करती है, जो रोग होता है उसकी प्रगति को यानी कि रोग को रोकने की कोशिश करता है और उस रोग को रोक करके आपके जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? ART। ठीक है, तो ये आपका था प्रश्न नंबर 5 का क। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है, कह रहा है कि सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेद लिखिए, यानी कि अंतर बताना है। ठीक है, तो सप्रभाविता ए को लिख लीजिएगा, ए को लिखिएगा अपूर्ण प्रभाविता। सप्रभाविता क्या है, पहली पॉइंट लिखेंगे इसमें दोनों अलील स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं। इसमें क्या होता है, अलील होते हैं, जो दोनों अलील इसमें क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों अलील मिश्रित होकर मध्यम लक्षण देते हैं। उदाहरण के लिए गुलाबी। ठीक है, जैसे कोई फूल ले लिए, यहाँ पर फूल है, यहाँ पर स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसका क्रॉस कराया जा रहा है आर और स्मॉल आर से। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो इनका जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर क्या दिया, आपका गुलाबी आ गया। ठीक है, गुलाबी रंग आ गया। और रोज माने क्या होता है, गुलाब। और रोज, ये आर है, कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर गुलाबी रंग आपको प्राप्त हुआ। इसमें देखिए दोनों अलील स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं, तो इसमें देखिए रक्त समूह AB, ए और बी जो है रक्त समूह आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सप्रभाविता का। दूसरी पॉइंट है कोई अलील पूर्ण प्रभावी नहीं होता है। जो कोई भी अलील इसमें चाहे ए हो चाहे बी हो, वो क्या हो, पूर्ण प्रभावी नहीं होता, मतलब पूरा रूप से उसी का प्रभाव नहीं होता है। कुछ प्रभाव ए का होता है तो कुछ प्रभाव बी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझे कोई अलील पूर्ण प्रभावी नहीं होता है, यानी कि अगर आप इसमें कहें कि सिर्फ ए का प्रभाव है या कहें सिर्फ बी का प्रभाव है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जब भी होगा तो ए का भी प्रभाव आएगा और बी का भी प्रभाव आएगा। इसमें देखिए एक एलील दूसरे पर आंशिक रूप से प्रभावी होता है। इसमें क्या होता है, जो एक एलील होता है, ये वाला मान लीजिए आर, कैपिटल आर है, और इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पर दोनों कैपिटल आर हो गए और यहाँ पर दोनों स्मॉल आर हो गए, तो जो कैपिटल आर होंगे यही क्या हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। उस पर जो स्ट्रांग रहेंगे उन्हीं का प्रभाव पड़ेगा। आंशिक रूप से क्या होते हैं, प्रभावी। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर तीसरी पॉइंट, उदाहरण के लिए मवेशियों में लाल सफेद धब्बेदार रंग। ठीक है, मवेशियों में क्या है, प्रजाति मवेशिया, उसमें क्या है, लाल सफेद धब्बेदार रंग हो जाता है। उसमें क्या होता है, लाल होता है, सफेद होता है, इस प्रकार। जैसे आप लोग देखेंगे चितकब्र गाय होती है, जिसमें लाल भी होता है, सफेद भी होता है, ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, इस प्रकार से गाय होती है। उसका उदाहरण आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें देखिए मिराबिलिस जो है, ये जलापा में लाल प्लस सफेद बराबर गुलाबी फूल, यानी कि जब इसमें लाल और सफेद मिलाया जाता है तो ये क्या बनता है, गुलाबी फूल बन जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया। तो यहां तक आपको समझ आया प्रश्न नंबर 5 का ख। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 5 के ग पर। ये आपका है प्रश्न नंबर 5 का ग। कह रहा है कि GMO का पूर्ण रूप लिखिए। GMO देखिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए GMO क्या है, इसका पूरा रूप होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, इसका नाम क्या लिखेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका पूरा रूप होता है। किसका, GMO का पूरा रूप क्या होता है, पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको याद करिएगा। उसके बाद इसका महत्व हम लोग देखेंगे, तो इसका महत्व पहला है उत्पादन में वृद्धि। ठीक ना, ये क्या करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है। GMO फसलों की सहायता से कम समय में अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है, यानी कि इसकी सहायता से जो फसल है उनको ज्यादा, मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल क्या उपज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसमें देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में ये फसलें कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक होती हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है। तो इनमें जो जिसमें GMO होता है, जो GMO वाली होती है फसल, उसमें क्या होता है, इसमें कीट नहीं लगते हैं, ये बीमारियों से क्या होती है, अधिक प्रतिरोधक होती है, यानी कि उनको मार देती है ये। ठीक है, जिससे फसलों की रक्षा होती है। इससे क्या होती है, फसलों की क्या होती है, रक्षा भी होती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट इसमें है
कीटनाशकों की कम आवश्यकता, जीएमओ फसलों में कीटों से लड़ने की क्षमता पहले से डाली जाती है, जिससे कम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कीटनाशकों की कम आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो पहले जो उनका बीज होता है, यानी कि जो फसल की बीज होती है उसमें पहले से हम लोग क्या डाल देते हैं, जीएमओ डाल देते हैं वैज्ञानिक लोग, और उसी के हिसाब से क्या होती है इसमें, जिससे कम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जहरीली दवाइयों का उपयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कम करना पड़ता है। अब देखिए चौथी पॉइंट है पोषण में सुधार, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व उनकी मात्रा क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए को जोड़ा गया है, आप लोग गोल्डन राइस जब खरीदने जाएंगे तो उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिलेगी। वो कहाँ से मिला है, आपको जीएमओ से ही मिला है। ठीक है, तो जीएमओ के द्वारा ही उसमें क्या किया गया है, विटामिन ए भरा गया है। ठीक है, बीच में उसके बाद देखिए यहाँ पर पांचवी पॉइंट है भविष्य की खाद्य सुरक्षा, बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जीएमओ फसलें भविष्य में खाद्य संकट से निपटने में सहायक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जब ये हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमें खाने की महामारी आ सकती है। ठीक है, खाने के लिए रोटी कम पड़ सकती है, हर चीज कम पड़ सकता है, गेहूं चावल जो भी है कम पड़ सकता है। तो जीएमओ के द्वारा फसलों को अधिक से अधिक उपज प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ है क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए। क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्लोनिंग संवाहक एक डीएनए अणु होता है। ठीक ना, एक क्या होता है, एक डीएनए अणु है जिसका उपयोग किसी विदेशी डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराने और उसकी प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह एक वाहक के रूप में कार्य करता है जो जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने में मदद करता है। ठीक ना, क्या करता है, यह एक जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करता है। ठीक ना, यह क्या करता है, क्लोनिंग संवाहक जो जीन होते हैं, जो डीएनए में जो जीन पाए जाते हैं ना, उन्हीं जीन को क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि स्थानांतरित करने में मदद करता है। ठीक है, जिससे वैज्ञानिक उन जीवों का अध्ययन और संशोधन कर सके। ठीक ना, उससे क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, उससे क्या करते हैं, अपना अध्ययन भी कर लेते हैं और जो कमी होती है उसमें उसको पूरा भी कर देते हैं या संशोधन भी कर देते हैं। ठीक है, तो आगे चले हम लोग थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए क्लोनिंग संवाहक के प्रकार में। ठीक ना, क्लोनिंग संवाहक के प्रकार में देखिए प्लाज्मिड है, देखिए प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड में क्या है, प्लाज्मिड ये छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और स्वायत्त रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं। ठीक ना, प्रतिकृति का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, प्रतिकृति का मतलब यही होता है कि टू कॉपी करना। ठीक है, टू कॉपी का मतलब कॉपी करना, कॉपी करना का मतलब क्या है, मतलब आप जैसे जाते हैं कहीं कोई पेपर लेकर जाते हैं, आपको फोटो कॉपी कराना होता है, टू कॉपी कहते हैं उसको, फोटो कॉपी कहते हैं या कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये क्या करता है, इसकी प्रतिकृति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और स्वायत्त रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं। ठीक ना, यानी कि यह सही रूप से स्वायत्त रूप से क्या कर सकते हैं, टू कॉपी कर सकते हैं, फोटो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, छाप सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, देखिए बैक्टीरियोफेज में क्या है, ये वायरस होते हैं। ठीक ना, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को, जीवाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं और जीनों को बैक्टीरिया में सम्मिलित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक ना, और ये क्या करते हैं, जो जीन होते हैं उनको बैक्टीरिया में सम्मिलित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कौन, बैक्टीरियोफेज जो नाम के संवाहक होते हैं। ठीक ना, प्लाज्मिड संवाहक एक है प्लाज्मिड। देखिए ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के गुणधर्मों को मिलाते हैं। ये क्या करता है, ये प्लाज्मिड
और ये बैक्टीरियोफेज दोनों के गुणधर्मों क्या कर देता है, मिला देता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए PBr 322 और एक है लैम्डा पीएच लैम्डा फेज, ठीक ना, और PBr 322 लैम्डा फेज। ये क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल में आपका, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इन दोनों को मिला, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के ये एग्जाम्पल है। जब दोनों के गुणधर्म मिल जाते हैं एक में, तब ये प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 का क है, कह रहा है किन्हीं दो ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दो ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब जो हीरोइन कोकीन होता है, ठीक ना, उसी का नाम लिया जा रहा है। चरस होता है, हीरोइन होता है, कोकीन होता है। अब देखिए हम लोग हीरोइन का पहले, हीरोइन, हीरोइन का मतलब जो हीरो के साथ नाचने गाने वाला काम करते हैं, मूवी का काम करते हैं, उस हीरोइन का नाम नहीं है यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किस हीरोइन का बात किया जा रहा है, यहाँ पर उस हीरोइन का बात किया जा रहा है जिससे हम लोगों को नशा होती है, ठीक है, और वो जानलेवा भी हो सकती है। तो देखिए हीरोइंस क्या होते हैं, यह एक प्रकार की नशीली औषधियां हैं, ठीक है। औषधियां इसको नाम दिया गया है, जो कि ये औषधियां भी थी, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में इसको हम लोग उपयोग किया जाता है तो वो नशीली हो जाती है, ठीक है। तो यह एक प्रकार की नशीली औषधियां हैं जिसे अफीम से बनाया जाता है। अफीम मतलब एक पौधा होता है अफीम का, ठीक ना, अफीम एक पौधा होता है, इसी पौधे से इस हीरोइन को बनाया जाता है। यह अत्यधिक नशा पैदा करती है और मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता उत्पन्न करती है, ठीक ना। और यह क्या करती है, यह अत्यधिक नशा पैदा करती है और मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता उत्पन्न करती है। क्या करती है, मानसिक और शारीरिक निर्भरता उत्पन्न करती है। इसमें क्या करता है, इसमें आप लोग मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो जाएंगे, एकदम उसी पर निर्भर हो जाएंगे कि हमें हीरोइन चाहिए ही चाहिए। यानी कि आप लोग अगर एक दिन नशा नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका सेवन अक्सर सूंघने, इंजेक्शन द्वारा या जलाकर किया जाता है, ठीक है। इसका जो सेवन है कैसे किया जाता है, सेवन इसका सूंघ कर भी किया जाता है, देखेंगे फिल्मों में, यहाँ पर ले लेते हैं, इस पर लेकर नाक में ऐसे सूंघ लेते हैं, ठीक है ना, पूरा नाक में खून आ जाता है। तो मूवी में देखने वाली चीज है, ठीक है, ये हकीकत में भी होती है, सूंघते हैं इसको। इंजेक्शन द्वारा नसों में इसको लगाया भी जाता है, ठीक है, और इसको जला करके प्लास्टिक में भर के धुएं के रूप में इसके जो इसका धुआं होता है उसको सूंघा जाता है, तब ये क्या करता है, नशा करता है, ठीक है। तो इसका सेवन कैसे किया जाता है, इसका सेवन अक्सर सूंघने पर, इंजेक्शन द्वारा जलाकर इसका सेवन किया जाता है। उसके बाद हानियां देख लीजिए, इससे हानियां भी होती है, ये कभी आप लोग उपयोग मत कीजिएगा अपने जीवन में, बहुत ही बेकार लत होती है इसकी। ये देखिए अत्यधिक नशे की लत श्वसन प्रणाली पर असर, मस्तिष्क की कार्य क्षमता में गिरावट और अंततः मृत्यु का कारण भी बन सकती है, ठीक ना। इसका जो नशा किया वो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके नशे के जब लत लग जाती है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका श्वसन, आपके श्वसन में क्या हो जाती है, कमी आने लगती है। मस्तिष्क में क्या हो जाती है, कार्य क्षमता जो है मस्तिष्क का वो कम करने लगती है और मृत्यु का ये कारण भी बन सकती है। इसके द्वारा आपको मृत्यु आ सकती है। जब आपके शरीर में ब्लड ही नहीं रहेगा तो आप कैसे, मतलब ये धीरे धीरे क्या करता है, आपको ब्लड को सुखाने का कार्य करता है। अब देखिए कोकीन है, दूसरी ड्रग्स है कोकीन देखिए यह एक प्रकार की उत्तेजक औषधि है। यह कोका पौधे की उत्पत्तियों से बनती है, ठीक ना। जो कोकीन होता है यह कोका पौधे की पत्तियों से बनती है, जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। यह तत्कालिक जोश, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करती है। इसको अगर आप सेवन कर लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही जोश उत्पन्न हो जाएगा, आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि मैं ये कर लूंगा। अगर वो काम नहीं भी करने लायक रहेगा, संभव कार्य रहेगा, तो भी आप कहेंगे कि मैं ये कर जाऊंगा, ठीक है। और इसमें एक प्रकार की ऊर्जा भी आपको मिलती है, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए इसकी हानियां देख लेते हैं। इसे सूंघ कर या इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। इसको भी क्या किया जाता है, सूंघने पर ही लिया जाता है, सूंघ कर ही या इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। हानियां देखिए, अत्यधिक उत्तेजना, दिल की धड़कन तेज होना, मानसिक अस्थिरता और लत लगने की संभावना। तो इसका सेवन करने से क्या होता है, उत्तेजना बढ़ जाती है, ठीक ना। उत्तेजना जानते ही है, उत्तेजना बढ़ जाती है,
दिल की धड़कन तेज होने लगती है। इससे क्या होती है, दिल की धड़कन जो होती है आपकी बहुत तेज होने लगती है। ठीक है। मानसिक अस्थिरता, यानी कि मानसिक जो आपका दिमाग रहेगा वो स्थिर नहीं रहेगा, हमेशा इधर उधर रहेगा। ठीक है। और लत लगने की संभावना, इसकी जब लत लगेगी तो आप एकदम खराब हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का ख देखिए, प्रश्न नंबर 6 का ख है, पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को समझाइए। पारितंत्र में क्या करना है, जातीय विविधता के महत्व को समझाइए। देखिए, पारितंत्र में जाति विविधता का अर्थ है विभिन्न जातियों, प्रजातियों, जीवों और पौधों की विविध उपस्थिति। यह किसी पारितंत्र की स्वस्थता, संतुलन और स्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जो आपका पारितंत्र है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके महत्व को देख लेते हैं। पहली पॉइंट है इसमें, पारितंत्र की स्थिरता बनाए रखने में सहायक। अब देखिए जो पारितंत्र है उसकी स्थिरता बनाए रखने में क्या क्या सहायक होता है। देखिए, जातीय विविधता पर पारितंत्र को विभिन्न प्रकार के जैविक एवं पर्यावरणीय दबावों से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है। इससे पारितंत्र अधिक संतुलित और अस्थायी बना रहता है। जो आपका पारितंत्र है, जो पर्यावरण है, ये क्या होता है, इसे अधिक संतुलित और स्थायी बना रहता है। स्थायी का मतलब एक जगह बना रहता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, प्राकृतिक चयन और विकास में सहायक। यहाँ पर देखिए, जातीय विविधता के कारण प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से कार्य करती है। इससे बेहतर गुणों वाले जीव आगे बढ़ते हैं और नई जातियों का विकास संभव होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जाति विविधता के कारण क्या होता है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से कार्य करने लगती है। इसमें क्या होता है, बेहतर गुण वाले जीव आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें जो अच्छे गुण वाले जीव होंगे वो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और नई जातियों का, एक प्रकार के नई जातियों का क्या करेंगे, विकास करते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, जैविक संसाधनों का संरक्षण। विविध जातियां विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे औषधीय पौधे, खाद्य फसलें आदि, ठीक है, की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विविध जातियां विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जैसे आपके औषधि हो गई, पौधे हो गए, खाद्य फसलें हो गई। ठीक है ना। ऐसे प्रकार के संसाधनों क्या करती है, उत्पत्ति करती है। और देखिए जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। ये हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। पारिस्थितिक सेवाओं का संरक्षण। देखिए, जाति विविधता के कारण पारितंत्र जल शुद्धिकरण, मृदा संरक्षण, परागण, वायु शुद्धिकरण जैसी पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक ना। जो पारितंत्र है आपका, ये क्या करता है, जाति विविधता के कारण पारितंत्र जो होता है जल शुद्धिकरण, मृदा संरक्षण, परागण, वायु शुद्धिकरण जैसी पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। कौन प्रदान करता है, आपका पारितंत्र प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का ग आपका आता है। प्रश्न नंबर 6 का ग कह रहा है कि एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। एल्कोहल के क्या करना है, प्रभाव पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो एल्कोहल एक नशीला पदार्थ है जो मस्तिष्क और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसका सीमित सेवन भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। जो एल्कोहल है यानी कि आपका शराब, ठीक है, इसकी बात की जा रही है कि एल्कोहल एक नशीला पदार्थ होता है, जो नशीला होता है, जो एल्कोहल होता है, जो मस्तिष्क और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि निगेटिव, ठीक है, निगेटिव प्रभाव डालता है। किस पर, आपके दिमाग पर और आपके शरीर पर। इसका सीमित सेवन भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि इसका अगर आप लिमिट में भी इसका सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक है। मुख्य प्रभाव देख लीजिए। मुख्य प्रभाव क्या है, स्वास्थ्य पर प्रभाव। अल्कोहल का अधिक सेवन लीवर, हृदय, मस्तिष्क और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जो आपका अल्कोहल है, किसको, इसका जो सेवन था अल्कोहल का अधिक सेवन, जो लीवर को, हृदय को
यानी कि दिल को, ठीक ना, और मस्तिष्क यानी कि दिमाग को, पाचन तंत्र को, पचने की जो क्षमता होती है पाचन तंत्र होता है उसको भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है मानसिक स्थिति पर असर, यह निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और व्यवहार में चिड़चिड़ापन या आक्रामकता ला सकता है, ठीक ना। इसके सेवन से आप लोग देखते होंगे अपने अगल बगल, ठीक है, जो भी लोग ज्यादा सेवन करते हैं या पीकर आते हैं उनको क्या होता है कि यह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, कहीं इधर झगड़ा, कहीं उधर झगड़ा, कहीं किसी कुछ बोल दिए, कहीं किसी कुछ बोल दिए, ठीक है, और व्यवहार में चिड़चिड़ापन, इनका व्यवहार जो होता है बहुत ही खराब होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर असर, अल्कोहल की लत पारिवारिक तनाव, घरेलू हिंसा और समाज में अपराधों को बढ़ावा देती है, ठीक ना। जो आपका ये अल्कोहल होता है इसकी जो लत होती है ये पारिवारिक तनाव और घरेलू हिंसा और समाज में अपराधों को बढ़ावा देती है। देखते होंगे कहीं पीकर कोई किसी को मार देता है, कहीं पीकर कोई किसी से झगड़ा कर लेता है, तो इस प्रकार से ये आपको अपराधों का बढ़ावा देती है, ठीक है। युवाओं पर प्रभाव, यह युवा वर्ग को पढ़ाई और करियर से भटका सकता है, ठीक ना। अगर युवा इसका सेवन करता है तो युवा पर क्या असर पड़ेगा, आपको पता है कि उसके जो करियर है उसका करियर खराब हो जाएगा और इसके पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 का घ देखिए, स्तन ग्रंथि के आरेखीय कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक ना। अगर देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी या मैथ, ठीक ना, बायोलॉजी या मैथ और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए अनसॉल्व पेपर की। देखिए ये केमिस्ट्री और फिजिक्स 2020 से 25 तक मिलेगा, बायोलॉजी का 22 से 25 मिलेगा, मैथ का 23 से 25 मिलेगा और इसका भी 24-25 मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश का अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग 7460012763 इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए, ठीक है। पीडीएफ नहीं खरीदेंगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। और कितना नोट बनाएंगे आप लोग, बहुत ज्यादा नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर पीडीएफ खरीद लेंगे ना तो आप लोग आराम से पढ़ करके बढ़िया नंबर ला पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का घ बच गया था। इसमें प्रश्न नंबर 6 का घ में कोई ये फिगर नहीं बना था, इसलिए हम कहीं बाद में बता देंगे। तो देखिए स्तन ग्रंथि के आरेखीय कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, स्तन ग्रंथि बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्तन बना लिए हैं, ये जो होता है महिलाओं में ये, ठीक है, स्तन ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो स्तन ग्रंथि का हम लोग क्या किए, नामांकित चित्र बना लिए। देखिए यहाँ पर कैसे आपको बनाना है, पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से एक पाई खींच लेना है ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे बना करके ऐसे ले जा करके फिर ऐसे ऐसे हंस कर देना, ठीक है। मतलब लगना चाहिए कि एक प्रकार का स्तन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस प्रकार से ये सब चीजें बनी है छोटी छोटी, ये मतलब टेढ़े मेढ़े उसी प्रकार से बनाना है। और यहाँ पे जो ये नसें, जो दूध वाली नसें होती हैं, इनको आपको खाद देना है ऐसे ऐसे, और ये भी आपको ऐसे बना देना है। उसके बाद ये नाम लिख देना है। इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये वसा है। और इसमें यहाँ पर जो होता है स्तन पाली होती है, स्तन कूपिका, ये देखिए यहाँ पर स्तन कूपिका, स्तन नलिका जो होती है आपकी, इसमें जो नली आई हुई होती है उसको बोलते हैं स्तन नलिका, ठीक है। तुम्बिका बोलते हैं यहाँ पर जो ऐसे कड़ा टाइप रहता है उसको तुम्बिका बोलते हैं, ठीक है। दुग्ध वाहिनी, जो जहां से दूध, यहाँ पर ये जो निप्पल टाइप हो, यहाँ पर जो है दुग्ध वाहिनी है, और यहाँ पर जो ये निप्पल होता है यहाँ से दूध बाहर निकलता है, ठीक है। एरियोला इसको बोलेंगे एरियोला। और ये देखिए ये पूरा चुचुक पृष्ठ है, यानी कि ये कह सकते हैं इसको ये पृष्ठ है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग चुचुक पृष्ठ। और ये देखिए परसुका पसली, इसको परसुका पसली बोलते हैं। यहाँ पर एक नरम सी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं परसुका पसली, ठीक है। परसुकाओं के बीच की पेशियां, मतलब इसमें मांसपेशियां होती है, ठीक है। तो इनके बीच की जो पेशियां है उसको कह रहा है बृहत अंश पेशी, इसको बोलते हैं बृहत अंश पेशी। ये देखिए पतला पतला सा आया है, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से बना लेना है। आशा है कि आप लोगों को ये फिगर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने का मतलब ये है कि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। फिगर बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं फिगर छोड़ देता हूँ, फिगर बाद में ही बनाता हूँ, ठीक है। तो फिगर मैं बाद में बनाया हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर।
प्रश्न नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण भी देना है। ठीक है, देखिए परागण, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। ठीक है, का कह रहा है कि पराग कोश से पराग कणों का जो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने, जो पराग कोश है वो पराग कोश से कहाँ तक जा रहा है, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। परागण दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, स्वपरागण और परपरागण। देखिए स्वपरागण क्या है, जब एक पुष्प में पराग कोशों से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पुष्प है, उसी पुष्प का जो परागण, उसी पुष्प का जो परागकोश होगा वह परागकण निकल करके, परागकोशों का जो परागकण होगा वह निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के, मतलब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। ठीक है, और निषेचन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी होता है उसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं, यानी कि अपने स्वयं से ही ये क्या कर लेते हैं, परागण कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। जैसे उदाहरण है मटर है, गेहूं है, चना है, टमाटर है आदि, ये सब क्या होते हैं, स्वपरागण के उदाहरण है। पर परागण देखिए, जब एक पुष्प में पराग कोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो इस घटना को ही पर परागण कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि जब एक पुष्प में पराग कोश से परागकण निकल करके, मतलब पराग कोश से कोई है परागकण निकल रहा है, परागकण निकल करके वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो उसको हम लोग उस घटना को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए सूरजमुखी है, आम है, गुलाब है, मक्का आदि, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला है, कह रहा है कि अर्थ चक्र या आवर्त चक्र भी इसको बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, ठीक ना, किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये हमेशा किसमें पाया जाता है, मादाओं में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। ठीक है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में पूरा होता है, जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं, मंथली चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में पूरा होता है, जिसे आवर्त चक्र या ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल्स में हम इसको मतलब पढ़ाएं, इसमें लिखे हैं और बताएंगे आपको। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। ये जो मानसिक चक्र होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक पीरियड्स बोलते हैं। तो ये जो होता है, जो लड़कियां होती हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में जब जाती हैं तो इनको ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और 40 से 45 वर्ष तक चलता रहता है। ये कहाँ तक चलता है, 40 से 45 वर्ष तक चलता है। इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण की योग्य हो जाती है। जब ये आना शुरू हो जाता है तो उसी वक्त से जो लड़कियां होती हैं वो गर्भवती बनने के लायक हो जाती है या काबिल हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए आवर्त चक्र की प्रमुख अवस्थाएं और घटनाएं। अवस्थाएं और घटनाएं क्या क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए जीवन चरण मतलब गैप 1 फेज होता है। इसको जीवन मतलब ये चरण है, एक पहला चरण है, दूसरा चरण है, या इसको बोलते हैं, जैसे नहीं होता है पहला चरण, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो इसी प्रकार से इसमें है जीवन चरण। यह चरण कोशिका विभाजन के तुरंत बाद आता है। यह जो चरण होता है कोशिका विभाजन के तुरंत बाद आता है। कोशिका की सामान्य वृद्धि होती है, आरएनए प्रोटीन और एंजाइम्स का निर्माण होता है। कोशिका अपने सामान्य कार्य करती रहती है और यह चरण निर्णय करता है कि कोशिका विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, जो जीवन चरण है यह क्या करता है, आरएनए प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण भी करती है, और यह चरण यह भी निर्णय करता है कि कोशिका जो विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं यस चरण। यस चरण को ये सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इस चरण में डीएनए की प्रतिलिपि होती है। डीएनए क्या होती है, प्रतिलिपि, मतलब फोटोकॉपी कर सकते हैं, 2 कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है, जितना है उतना ही रहता है, लेकिन उनकी डीएनए मात्रा दोगुनी हो जाती है। इसमें क्या होता है, डीएनए की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यदि कोशिका विभाजन की
ओर बढ़ रही है तो यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर कोई कोशिका विभाजन की ओर बढ़ रही है तो यह क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, G2 चरण यानी कि गैप टू फेज। तो गैप 1 फेज था, गैप 2। इस चरण में कोशिका विभाजन के अंतिम तैयारी होती है। इस फेज में क्या होता है, कोशिका विभाजन की जो होती है अंतिम तैयारी होती है। आरएनए और अन्य आवश्यक प्रोटीन तथा एंजाइम का निर्माण होता है। कोशिका अंगकों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल से की संख्या बढ़ती है। माइटोटिक 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 स्पिंडल स्पिंडल के निर्माण के लिए तैयारी होती है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, माइटोटिक एक नाम है, स्पिंडल के निर्माण के लिए इसकी क्या होती है, तैयारी होती है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना थोड़ा सा नोट्स बनाते रहना है। अगर आप लोग इतना नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोग बायोलॉजी मतलब लिए हैं तो नोट बनाते रहिए। ठीक है, फिगर उगर तो मैं इसमें सब बना दिया हूँ। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है, पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, पृथ्वी के जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखना है। तो निबंध देखिए, यहाँ पर हम लिखे पृथ्वी पर, पहली हेडिंग है पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण। देखिए इसके प्रमाण क्या क्या है। देखिए, पृथ्वी पर जीवों का विकास एक दीर्घकालिक और क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया है जिसे जैव विकास कहा जाता है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में हुई है। ठीक है, मतलब अरबों वर्षों में हुई है, मतलब बहुत पहले हुई है, जिसमें सरलतम जीवों से लेकर जटिल जीवों तक का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने कई प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सभी जीव एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। सभी जीव क्या है, एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं, यानी कि जो भी जीव है ये अपने अपने जो मतलब पूर्वजों से ही आए हुए हैं। पूर्वज मतलब हम लोगों के पूर्वज जैसे उसी प्रकार सभी जीवों के पूर्वज होते होंगे। जैसे आप लोग दादा परदादा थे तो उनके भी होंगे ना दादा परदादा। ऐसा तो है नहीं कि सब मतलब तुरंत पैदा हो गए, ऐसा होता नहीं है। देखिए फर्स्ट जीवाश्म के प्रमाण देखिए, जीवाश्म वे अवशेष या छापे हैं जो प्राचीन जीवों की चट्टानों में सुरक्षित रहती हैं। ये प्रमाण बताते हैं कि पहले पृथ्वी पर केवल जल जीव थे, फिर भूमि पर रेंगने वाले जीव और फिर पक्षी व स्तनधारी विकसित हुए। ठीक है, पहले जो मतलब पहले पृथ्वी पर क्या थे, पहले शुरू में पहले पृथ्वी पर क्या थे, तो जल था, जीव थे, मतलब जल और जीव थे। मतलब पहले जो भूमि थी, भूमि पर क्या थे, रेंगने वाले जीव थे। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण में डायनासोर के जीवाश्म यह प्रमाण देते हैं कि कभी भी पृथ्वी पर विद्यमान थे लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कभी का क्या था, कभी डायनासोर थे, मतलब कब थे, बहुत साल पहले थे, 400 500 या 1000 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो बहुत पहले थे। अब देखिए दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना। विभिन्न जीवों की हड्डियों और अंगों की संरचना में समानताएं पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप मानव, बिल्ली, चमगादड़ और व्हेल के अग्र अंगों की हड्डियों की संरचना एक जैसी होती है। अग्र अंग मतलब आगे की अंग जो होते हैं उनके हड्डियों की जो संरचना होती है एक ही जैसी होती है, जो यह संकेत देती है कि ये सभी एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए। मतलब हम लोग भी उन्हीं लोगों के एक पूर्वज में से एक है। ठीक है, भ्रूण विकास देखिए, भ्रूण का जब विकास होता है सभी लोगों का, देखिए विभिन्न जीवों के भ्रूण अपने शुरुआती विकास में एक जैसे दिखाई देते हैं। मानव, मछली और पक्षी के भ्रूण में एक जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पूंछ और गलफड़े की झिल्लियां। ठीक है, यह दर्शाता है कि इन सभी का विकास एक ही आधार से हुआ है। जैसे पूंछ है उसमें भी पूंछ है, गलफड़े हैं उसमें भी फेफड़े गलफड़े हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भी उसमें है, तो इसी प्रकार से ये मतलब पता लगाया गया कि सभी क्या है, एक ही पूर्वज से आए हुए हैं। चौथी पॉइंट है जैव रासायनिक प्रमाण। जैव रासायनिक प्रमाण में क्या है, सभी जीवों का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की संरचना एक जैसी होती है। मनुष्य और चिंपैंजी के डीएनए में लगभग 98% समानता पाई जाती है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो चिंपैंजी जो बंदर होते हैं उनके और मनुष्य का जो डीएनए होता है उनमें जब उनका जब समानता की गई तो समान ही निकले। सिर्फ देखिए 98%, पूरा 98% समान सेम था।
बस 2% डिफरेंट हो गया था। ठीक है, जो चिंपैंजी बंदर होते हैं उनका दिमाग और मनुष्य का दिमाग जो होता है एक ही प्रकार का होता है। हाथ पाँव हर चीज, अंग देख लीजिए, हर चीज मतलब मनुष्य से मिलता जुलता है, यानी कि हम लोग भी क्या उसी में पूर्वज के रूप में है। ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि उनका विकास एक समान पूर्वज से हुआ है। मतलब ये पता चल रहा है इससे कि जो उनका विकास है एक समान पूर्वज से हुआ है। कृत्रिम चयन, मनुष्य द्वारा चयनित प्रजनन से पशुओं और पौधों की विभिन्न नस्लों का विकास हुआ है। जैसे कुत्तों की उनके नस्लें एक ही पूर्वज से विकसित हुई है, यह भी विकास का एक प्रमाण है। ठीक है, तो कुत्ते में बहुत से कुत्ते होते हैं। ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, मतलब ये नहीं, अलग अलग वैरायटी के कुत्ते होते हैं। ठीक ना, ये कैसे होता है पता है, क्रॉस कराया जाता है। मतलब एक विलायती का ले लिए, एक सिंपल ले लिए, तो दोनों का क्रॉस करा दिए, तो विलायती और दोनों का मतलब दोनों का क्रॉस हो जाएगा, मिल जाएगा दोनों का। तो जब दोनों का इनका डीएनए बनेगा तो उसका जो बच्चा होगा वो दोनों के गुण से बनेगा, यानी कि दोनों का गुण उसमें रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का था, देखिए लैक प्रचालक का सचित्र वर्णन कीजिए। ओपेरान या प्रचालक बात एक ही है। जैकब तथा मोनाड के अनुसार ऑपेरान डीएनए अथवा जेनेटिक पदार्थों का एक खंड है। ठीक है, क्या है, पदार्थों का एक खंड है जो एकल नियमन इकाई की तरह कार्य करते हैं। ऑपेरान रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन्स का बना होता है। ठीक है, जो ऑपेरान होता है वो रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीन का क्या होता है, बना होता है। लैक प्रचालक मॉडल, इसमें एक मॉडल भी है, ये मॉडल हमेशा पूछ देता है, लैक प्रचालक मॉडल या फिर ऑपेरान मॉडल। लैक ऑपेरान मॉडल क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइम संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाने के लिए जैकब एवं मोनाड ने एक जीन नियंत्रित मॉडल दिया जिसे ऑपेरान मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंजाइम संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाने के लिए कौन जैकब और मोनाड एक जीन नियंत्रित मॉडल दिया, उसी मॉडल को क्या कहा गया, लैक ऑपेरान मॉडल कहा गया। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए फिगर है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। यहाँ पर देखिए ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई है, यहाँ पर देखिए डीएनए लिया गया। डीएनए में क्या होता है, यहाँ पर डीएनए जब टूटता है तो लैक्टोज, फिर उसके बाद ये एक प्रकार का एंजाइम है लैक्टोज, और लैक्टोज को जब तोड़ा जाता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटा। ठीक है, इसमें से देखिए ये देखिए mRNA है और ये डीएनए का एक मतलब उसी प्रकार से यहाँ पर रख दिया गया है। ऑपेरान की संरचना देखिए, पहले यहाँ पर देखिए नियंत्रित जीन, संरचनात्मक जीन। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, डीएनए या कुछ है यहाँ पर, हम यहाँ पर देखिए ये जैसे ई कोलाई था तो इसमें क्या था, ये डीएनए था, तो यहाँ पर भी क्या डीएनए लिया गया, और ये डीएनए से नियंत्रित जीन, फिर नियंत्रित जीन से संरचनात्मक जीन, और ये रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर तीनों है। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलेटर है, ये प्रमोटर है और ये ऑपरेटर है। तो यहाँ पर पॉलीमरेज, ये जो पॉलीमरेज है, देखिए पॉलीमरेज ये सॉरी ये पॉलीमरेज है और ये मोनोमर है। ठीक है ना, पॉलीमरेज की ये क्या है, मोनोमर है, और ये किसमें हो जाते हैं, दमनकारी प्रोटीन या सक्रिय निष्क्रिय कह सकते हैं, दोनों में ही होते हैं, सक्रिय भी होते हैं निष्क्रिय भी होते हैं। सक्रिय का मतलब रिएक्ट होते हैं, निष्क्रिय का मतलब जो रिएक्शन ना करे। इसके बाद यहाँ पर बीटा लैक्टोसाइडेज पैरामिनेज, और यहाँ पर बीटा लैक्टोसाइडेज और बीटा लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर को बस आपको बना देना है और कुछ नहीं इसमें करना है, समझना नहीं बहुत ज्यादा, इस प्रकार से देख लीजिए, फिगर को बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पर कुछ लिख लीजिएगा ऑपेरान की संरचना में। देखिए एक ऑपेरान निम्नलिखित जीन्स का बना होता है, जिसे वहां पर बताया रेगुलेटर है, प्रोमोटर है और ऑपरेटर है, और संरचनात्मक जीन से मिलकर बना होता है। तो चारों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। रेगुलेटर जीन क्या है, देखिए ऑपेरान का रेगुलेटर जीन यह निर्धारित करता है कि संरचनात्मक जीन्स को अनुलेखित होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो संरचनात्मक जीन है उसको अनुलेखित होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए,
यह एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करता है? एक विशेष प्रकार के दमनकारी प्रोटीन का, जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाया दमनकारी प्रोटीन, ठीक है। दमनकारी प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है, पीछे दिखाया हूं। यह प्रोटीन ऑपरेटर जीन के साथ संबद्ध होकर उसकी क्रियाविधि को बाधित करता है। दमनकारी प्रोटीन सक्रिय अथवा अवस्था में हो सकता है, ठीक है। जो दमनकारी प्रोटीन होता है वो सक्रिय अथवा अवस्था में हो सकता है। प्रमोटर जीन देखिए, यह भी डीएनए के छोटे से खंड बना होता है, यानी कि खंड से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर खंड से लिख दे रहे, खंड से बना होता है। यह रेगुलेटर तथा ऑपरेटर जीन के बीच में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? रेगुलेटर और ऑपरेटर जीन के बीच में पाया जाता है। इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाधित होता है, जो संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं, आप पीछे करके देख भी सकते हैं, ठीक है। यह देखिए कहाँ जीन, यह रेगुलेटर तथा ऑपरेटर जीन के बीच में पाया जाता है, दोनों के बीच में पाया जाता है। इस जीन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकार बाधित होता है, जो संरचनात्मक जीनों द्वारा अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है, ठीक ना। ऑपरेटर जीन क्या है? इस जीन पर रेगुलेटर जीन द्वारा उत्पादित दमनकारी बंधित होता है, ठीक ना। क्या होता है? बाधित होता है। इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि दमनकारी प्रोटीन द्वारा संरचनात्मक जीन्स का दमन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। कौन? जो दमनकारी प्रोटीन द्वारा यह इस प्रकार ऑपरेटर जीन यह निर्धारित करता है कि जो दमनकारी प्रोटीन है उसके द्वारा संरचनात्मक जीन्स का दमन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संरचनात्मक जीन है। संरचनात्मक जीन्स देखिए, लैक ऑपेरॉन में संरचनात्मक जीन्स 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान वाई तथा सिस्ट्रान ए, ठीक है, द्वारा निरूपित किया जाता है। इन तीनों जीन्स को सिस्ट्रान जेड, सिस्ट्रान वाई और सिस्ट्रान ए द्वारा निरूपित किया जाता है। ये क्रमशः बीटा लैक्टोसाइडेज परमिएज, बीटा लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं आप लोग को हम बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है पूछा है, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला है, हेडिंग हम लगा के लिखेंगे जलीय पारितंत्र, ठीक है ना। हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, बढ़िया से लिखिएगा और बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र के समान ही जलीय का भी एक स्वरूप होता है। जैसे स्थलीय होता है ना, स्थल पर जो जीव जंतु होते हैं, उसी प्रकार स्थल पर जो भी पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उसी प्रकार से जल में भी होता है, ठीक है। तो स्थलीय पारितंत्र के समान ही जलीय का भी एक स्वरूप होता है। जलीय पारितंत्र तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जल धारा, लवणता आदि से प्रभावित होता है, ठीक है। जो जल वाला जो पारितंत्र होता है, जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं या फिर रहने वाले जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होता है? तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, जलधारा या लवणता, जो भी उसमें लवण है या लवणता से क्या होती है? प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब देखिए जीवी घटक इसमें कितने हैं? जिसे उसमें होता है इसमें भी है। पहला देखिए उत्पादक है, उपभोक्ता है, तीसरा है अपघटनकर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्पादक में क्या है? ये तैरने वाले सूक्ष्म शैवाल, बड़े पादप, जल निमग्न तथा जलस्थलीय हरे पौधे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए जल में पाई जाने वाली शैवाल जलीय पौधे जैसे हाइड्रिला हो गया, वालवाक्स हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता, दूसरा आता है आपका उपभोक्ता। ये वे जीव होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जैसे कुछ होते हैं पेड़ पौधे पर आधारित होते हैं, जैसे जानवर जो होते हैं वो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से ये
जीव होते हैं जो किस पर होते हैं, सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। जो उत्पादक होते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उन पर क्या होते हैं ये, अरे ये तो उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्पादक होते हैं, ये जिसमें थे जो सूक्ष्म शैवाल थे, जो पादप थे, बड़े पादप थे, उन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए उपभोक्ता में पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए शाकाहारी जलीय जीव जो शैवाल और पौधों को खाते हैं, ठीक ना। जो शाकाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, शैवाल और जो पौधे होते हैं उनको खाते हैं, क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए झींगा हो गया, कुछ प्रकार की मछलियां, जलीय कीड़े, ठीक है, जैसे झींगा, छोटा छोटा झींगे होते हैं, इतने होते झींगे, ठीक है। जब उनको मतलब उनको अभी मछली के तौर पर खाया जाता है। झींगा हो गया, कुछ प्रकार की मछलियां हो गई या जलीय कीड़े हो गए, ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, मांसाहारी जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। उदाहरण बड़ी मछलियां, मेढक, कुछ जलीय पक्षी, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मांसाहारी होते हैं, जो जल में, जैसे झींगा हो गया, झींगा को छोटी मछलियां खा जाती हैं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो बड़ी मछलियां होती हैं, छोटी मछलियां खा जाती हैं, ठीक है। कुछ जल के कीड़े होते हैं ऐसे जो मेढक खा जाते हैं या फिर कुछ मछलियां खा जाती हैं, तो वो सब क्या हो गई, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाती है। तृतीय उपभोक्ता देखिए क्या है, ये शीर्ष शिकारी होते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों को खाते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, शीर्ष शिकारी होते हैं जो अन्य मांसाहारी जीव को ही खा जाते हैं, ठीक है। ये भी मांसाहारी होती है लेकिन मांसाहारी जीव को खा जाते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया, शार्क हो गई, समुद्री शेर हो गया, ठीक है। यानी समुद्री शेर का मतलब उसमें होता है मछलियों में कुछ होगा, मछली होगी कोई, उसको समुद्री शेर बोला जाता है। मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ भी क्या करता है, मछलियों को खा जाता है। जो मछलियों को खा जाती है उन्हीं मछलियों को मगरमच्छ खा जाता है, उन्हीं मछलियों को शार्क खा जाती है, ठीक ना। तो ये क्या हो गई, तृतीय उपभोक्ता में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न में अरे ग का तीसरा है अपघटक। अपघटक क्या होता है, इसी में का तीसरा है अपघटक। जैसे दो हो गया तो तीसरा अपघटक है। वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को विघटित कर मिट्टी या जल में पोषक तत्व वापस मिलाते हैं। यानी कि जो भी जीव जंतु होते हैं अगर मरने के बाद वो बचे हैं तो ये अपघटक जो होते हैं उनको कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं या फिर उनको मिट्टी बना देते हैं या जल में पोषक तत्व के रूप में मिला देते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, फफूंद है, ये पोषण चक्र को पूर्ण करते हैं। ये क्या करते हैं, पोषण चक्र को पूर्ण करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी जीव जंतु जल में मरते हैं उनको क्या करते हैं, खत्म करने का कार्य करते हैं। अजैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। ये वे अजीवित तत्व होते हैं जो पारितंत्र के भौतिक और रासायनिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। जल, अजैविक घटक में देखिए जल जीवन का आधार है। जल क्या है, जीवन का आधार और पूरे पारितंत्र का प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक कौन सा है, जल। जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है ना। कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी जीव हो उसको जल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रकाश, जल की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य की किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, ठीक ना। जल में जो भी जीव जंतु होते हैं उनको भी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तापमान, यह जीवों की क्रियाओं और जीवन चक्र को प्रभावित करता है। जो तापमान होता है यह क्या करता है, जीवों की क्रियाओं और जीवन चक्र को प्रभावित करता है, ठीक ना। टेम्परेचर जो होता है हमेशा चेंज होते रहता है इसीलिए, ठीक है। पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट है, फास्फेट है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जीवों की वृद्धि और क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, ठीक ना। जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, ये वृद्धि और क्रियाशीलता के लिए क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। पीएच स्तर, पीएच मान जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जल की अम्लता या क्षारीयता भी इसमें रहने वाले जीवों के को प्रभावित करती है। यानी कि जैसे किसी मतलब समुद्री जीव जो होते हैं वो पानी साधारण जल में नहीं रह पाएंगे क्योंकि समुद्री जल में क्या होता है, उसमें नमक पाया जाता है, ठीक है। और इधर के जीव जो होते हैं नॉर्मल वाटर में रहने वाले समुद्री जल में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जल की अम्लता और क्षारीयता भी क्या करती है, ये प्रभावित करती है, ठीक है, जीव को। प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला देखिए, जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। पहले देखिए महत्व, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, ठीक है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, हर जीव का पारिस्थितिक तंत्र में एक विशिष्ट स्थान और
भूमिका होती है, एक भी प्रजाति के विलुप्त होने से पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, जैसे हर कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, ठीक ना, उसकी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें अगर वो मर रहा है तो उसके मरने के बाद भी क्या होता है, संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, वहां का पारिस्थितिक तंत्र का। तो देखिए आहार श्रृंखला का आधार शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी प्रजातियां परस्पर पोषण संबंधों से जुड़ी होती है। जैव विविधता से ही यह श्रृंखला सुचारू रूप से चलती है। तो जैव विविधता से ही क्या करती है, सब जो श्रृंखला होती है चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, हम लोग आगे चलते हैं। बस इस सेट का क्या है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पेज है ये। तीसरा यहाँ पर देखिए, चिकित्सा और विज्ञान। बहुत सी औषधियां पौधों और जीवों से प्राप्त होती हैं। कई रोगों की दवाएं वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन से ही बनी है। जैव विविधता को भी खतरा हो सकता है। देखिए वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक ना, जैव विविधता क्या क्या खतरा हो सकता है, अंधाधुंध कटाई किसकी, वनों की, जलवायु और भूमि प्रदूषण। जलवायु जो हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक ना, वाहनों से या फिर किसी भी फैक्ट्री से हो रहा है प्रदूषण, ये सब। ठीक है, अवैध शिकार और व्यापार, मतलब जो भी छुप छुप कर शिकार करते हैं जंतुओं का। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से भी ये क्या होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, जो हम लोग खेतों में दवाइयों का उपयोग करते हैं, भी नुकसान करता है। प्राकृतिक आवासों का विनाश, ठीक है, जो प्राकृतिक आवास बन रहे हैं उनका विनाश, जो पहाड़ों में घर बने हुए हैं या फिर जैसे भी जो जंतु रह रहे हैं उनका विनाश करना, ये क्या है, एक प्रकार का खतरा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैव विविधता का संरक्षण उपाय, यानी कि हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं जैव विविधता का। तो देखिए वनों का संरक्षण करना है, वनों की कटाई पर रोक लगाकर और वनीकरण बढ़ाकर जैव विविधता को बचाया जा सकता है। ठीक ना, क्या करके, जो वन कट रहे हैं उनको रोक करके और वन लगा करके, वनीकरण करके क्या किया जा सकता है, संरक्षण किया जा सकता है, उपाय बचाने की किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य संरक्षित क्षेत्रों में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान, जो अभयारण्य बने हैं उनमें क्या किया जाए, हिरन को, शेर को या फिर जो भी जंतु है उनको क्या है, वो संरक्षित रखा जाए, तो भी इनका क्या हो सकता है, संरक्षण हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, पर्यावरण का दोहन न करके उसका संतुलित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जो पर्यावरण का दोहन नहीं करना है, हमें क्या करना है, संतुलित उपयोग करना चाहिए। जागरूकता अभियान, जनमानस में जैव विविधता के महत्व को समझाकर उन्हें उसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना। ठीक ना, हमें सभी लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए कानूनी उपाय, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ठीक ना, सख्ती से, यहाँ पर सख्ती से क्या करना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, जो भी नियम कानून बना है उसको। ठीक है, छठी पॉइंट है पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। देखिए आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के पास जैव विविधता संरक्षण का पारंपरिक ज्ञान होता है, उसे मान्यता देना चाहिए। ठीक है, आदिवासियों को या ग्रामीण समुदाय में जो भी बूढ़े लोग हैं उनके पास क्या है, बहुत सारे ज्ञान पड़े हुए हैं, उनसे क्या करना चाहिए, हम लोग को पारंपरिक ज्ञान होता है उसे क्या मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, उनको क्या करनी, मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था प्रश्न नंबर 9 पूरा खत्म हो गया। ये सेट नंबर 1 के एच जो था बायोलॉजी का। ठीक है, सेट 1 था। अब इसके बाद सेट 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग वीडियो।